ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें रिएक्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्यों हमें नेक्स्ट चीज़ की नीड है. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई स्टार्ट विद द रिएक्ट, राइट. तो रिएक्ट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है, रिएक्ट इज़ ए कंप्लीट सोल्यूशन फॉर स्टेट मैनेजमेंट. ओके, ठीक है, एंड दिस स्टेट मैनेजमेंट इज़ कम्प्लीटली आइसोलेटेड, राइट. दिस इज़ a completely isolated library. ठीक है, so which has this feature, right. And if you want to implement other things, for example, if you want routing, right, you need another library, react router, right. Or and if you need some other library, for example, if you need the library for fetching data, right, then you might need react query, right. And therefore there might be so many libraries, right. There can be like this, right. There can be n libraries, right. Now what if we combine all of these libraries, right, and pack them into a framework, right. So here, from here you could understand, you could okay uh, from here you could understand that the difference between library and framework is that the library is only doing one thing and that one thing perfectly, and this becomes like an independent functionality which can be used in any way the person wants, right. Here we have a lot of freedom. मगर अगर हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो उसमें फ्रीडम नहीं होगी, क्योंकि इसमें जब आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ पैक करके आपको मिल रही हैं तो आपको एक कन्वेंशनल तरीके से चलना होगा, आपको एक तरीके से चलना होगा, राइट. तो वो जो तरीका होता है, वो जो कन्वेंशनल वे अपने वो बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है, कन्वेंशनल वे उन्होंने बनाया है. और ये जो आप पैकेजिंग की हुई है, ठीक है, और उसके बाद मेंटेनिंग की हुई है, ठीक है, मेंटेनिंग की हुई है टू मेक थिंग्स ईजियर, ठीक है, टू मेक थिंग्स easy to like build things, right, and fast to build things. So and that is what Next.js is all about, right. It's just all of these libraries within the Next.js. Okay, because when you actually go into like server side rendering, right, or server side components, right, then things starts to become complicated. Okay, so what Next.js helps us, it helps us to reduce the complexity. Okay, so this is the main reason, right. नाउ कम्प्लेक्सिटी हमारी कहाँ कहाँ पे है. हमारी कम्प्लेक्सिटी अगर हम स्लाइड्स में देखें, हमारी कम्प्लेक्सिटी है स्टेट मैनेजमेंट में, स्टेट कम्प्लेक्सिटी. हमारी कम्प्लेक्सिटी है राउटिंग में, हमारी कम्प्लेक्सिटी SEO इश्यूज़ में, इनिशियल लोड में, ठीक है. तो ये हमारी कम्प्लेक्सिटी, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप इनको कम्प्लेक्सिटी भी कह सकते हो. ओके, दैट इज़ स्टेट कम्प्लेक्सिटी. ओके, और यू कैन ऑल्सो से हमारी राउटिंग कम्प्लेक्सिटी, राइट. ये हमारी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं. और लाइक द बिगेस्ट कम्प्लेक्सिटी इज़ ऑफ कोर्स SEO, राइट, बिकॉज रिएक्ट में हमें अलग से हमें SEO को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है. अब इसके सॉल्यूशंस क्या है कि Next.js हमें ऑलरेडी एक कन्वेंशनल वे देता है, ठीक है. यही React.js हमें एक कन्वेंशनल वे देता है कि आपको इसको ऐसे ही करना है. अब वो कन्वेंशनल वेज क्या क्या हैं. सबसे पहला कन्वेंशनल वे ये है कि आपके पास एक पेजेस फोल्डर होगा, ठीक है, और पेजेस फोल्डर के अंदर आप कोई भी फाइल बनाओगे, आप फाइल बनाओगे फॉर एग्जांपल about.jsx, राइट. तो आपकी ऑटोमेटिकली एक राउटिंग बन जाएगी, आपकी राउटिंग बन जाएगी /about, राइट. एंड इसके अंदर आप कोई भी कंपोनेंट लिखोगे, इसके अंदर आप कोई भी कंपोनेंट लिखोगे, इट विल बी रेंडर्ड इन द अबाउट, राइट, अबाउट राउटिंग. एंड यहाँ पे अगर मैं कुछ और बनाता हूँ home.jsx, वो भी चल जाएगा, ठीक है, राइट. मगर इस पेजेस फोल्डर की कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल्स भी होती हैं, ये तो मैंने बनाई है. डिफ़ॉल्ट फाइल उसकी क्या होंगी, index.jsx. इंडेक्स फाइल हमेशा डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है. उसके बाद इसकी होगी app.jsx,
app.jsx एंड document.jsx, ठीक है। ये इसकी फंडामेंटल इस पेज फोल्डर की फंडामेंटल फाइल्स हैं। इन यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो क्या करेगी, यहाँ से फिर वो इसको चेक करेगी index.jsx को, और index.jsx से आपके जो भी फाइल्स बाकी जितनी भी होंगी, ठीक है, वो आपके मतलब आपके जितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो रन करेंगे, ठीक है। या फिर आप अलग से भी बना सकते हो इसमें, वो फिर जब आप उस राउटिंग पे जाओगे तब वो चल जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल about.jsx और whatever, right, home.jsx. So this was the first conventional approach. दूसरी इसकी कन्वेंशनल अप्रोच ये है कि पेजेस फोल्डर के अंदर आपके पास एक API फोल्डर होता है। उस API फोल्डर के अंदर हम सर्वर पे हमारे फंक्शंस को रन कर सकते हैं, मतलब सर्वर के रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं, ओके। जो हमें मतलब ऐसे डिफ़िकल्ट होता था, हमें एक सर्वर बनाना पड़ता था, लेकिन Next.js में ईजी होता है वो, क्योंकि हमें अगर हमें कुछ स्मॉल रिक्वेस्ट हैंडल करनी है जस्ट फॉर द फ्रंट एंड साइड, ओके। फॉर एग्जांपल हमें कुछ छोटे हमारी जो डाटा हैंडलिंग होती है, ठीक है, ये कौन सी रिक्वेस्ट होगी, HTTP रिक्वेस्ट, राइट, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ा तीसरा फीचर आता है Next.js में, कि इसके अलावा Next.js में ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं होती हैं। उसमें कैशिंग मान सकते हो कि कैशिंग होती है थोड़ी सी, ठीक है। कैशिंग के बहुत उसमें इंटरनल फीचर्स हैं और हमें उसमें मिलते भी हैं, मतलब हमारे डाटा जो है वो बार बार लोड ना हो, ठीक है, उसके लिए। अब उसमें बहुत सारे मतलब फीचर्स होते हैं, बट यू कैन से कि उसमें डिफ़ॉल्ट भी बिहेवियर अच्छा होता है उसमें, ठीक है, कैशिंग का। और बहुत एग्रेसिव भी होता है, उस वजह से प्रॉब्लम्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रेशन का एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है, हाइड्रेशन का प्रॉब्लम आता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके बेसिक्स हो गए, इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। फ्रेमवर्क में आपको जो चीज़ जिसकी ज़रूरत है आप वो ऐसे सीखते जाओगे, ठीक है। फ्रेमवर्क में अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं, फ्रेमवर्क पूरा पैक्ड है, ठीक है। उसमें इट हैज़ ए लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें उतनी ही जितनी हमें बेसिक नीड होती है एप्लीकेशन को रन करने की, हमें उतना ही पता होना चाहिए। बाकी आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ सकते हो आगे, ठीक है। तो अगर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है Next.js में, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर है, जिसके लिए लोग इसे यूज़ करते हैं, वो है आपकी डिफरेंट रेंडरिंग टेक्निक्स, ओके। कौन सी हमारी टेक्निक होती है, हमारी होती है CSR, ठीक है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ओके। इसके अलावा हमारे पास होती है एक SSR, ओके, विच इज़ सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है मैं बताऊंगा अभी, ओके। फिर उसके बाद होते हैं हमारे पास एक SSG, ठीक है, स्टैटिक साइड जनरेशन, ठीक है। एंड इसके बाद एक और होती है आपके पास ISR, इंक्रीमेंटल साइड जनरेशन, ओके। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, और यही आपके Next.js में वर्क करता है। दिस इज़ द ओनली मेन दिस इज़ द ओनली मेन स्पेशल फीचर, ठीक है, जो आपके React में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब अगर उसमें पॉसिबल भी है तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस ये आसान बना देता है उसको, ठीक। अब ये क्या है मैं इसको स्लाइड से बताता हूँ, ठीक है, या तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको इससे बता देता हूँ, ठीक है। आपकी जो क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है, ठीक है, तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग में एक्चुअली में क्या होगा ना, क्लाइंट साइड रेंडरिंग एक मिनट में आपकी ये जो इमेज है ना, ये इमेज में यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आप क्या हो रहा है, देखो, सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट जा रही है,
रिक्वेस्ट आपकी कहाँ से गई है, आपके ब्राउज़र से गई है, और ब्राउज़र से जाने के बाद आपके पास यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको सर्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, है ना, वो उसके बाद आपका डाटा आएगा, डाटा वो आपका मतलब लेने की कोशिश करेगा, फिर वो एपीआई सर्वर से, फिर उसके बाद रिटर्न होगा। ओके, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको खुद समझाता हूँ, ठीक है, इसको छोड़ो। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट साइड रेंडरिंग में क्या होता है, ठीक है, हम इसको समझते हैं, ठीक है। क्लाइंट साइड रेंडरिंग में एक्चुअली में क्या होता है, आपकी ये एप्लीकेशन है रिएक्ट, ठीक है, आपकी ये रिएक्ट एप्लीकेशन है, और यहाँ पे क्या होगा ना, रिएक्ट एप्लीकेशन में आप क्या होगा कि जब आपकी एप्लीकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक यूज़र है, ओके, ठीक है, ये जो यूज़र है, ठीक है, ये यूज़र है, ये बोल रहा है कि मेरे को, ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है आपके ब्राउज़र में, ठीक है, ब्राउज़र में रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को इस वेबसाइट को विज़िट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट का नाम है ना, माई हॉलीडे, ओके, myholiday.com। तो आपकी ये वेबसाइट है, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट करी, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट करी रिएक्ट, आप अपने सर्वर पे, रिएक्ट का जो भी सर्वर था जहाँ पे आपका फ्रंट एंड होस्टेड है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे आपका एप्लीकेशन चल रही है रिएक्ट की, वो भी तो एक सर्वर ही होगा ना, वहाँ से आपकी रिटर्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब तक यूज़र ने रिक्वेस्ट की, अब रिएक्ट क्या करेगा ना, पूरा उसका एप्लीकेशन को लोड करना पड़ेगा, उसके बाद वो उसे रिटर्न करेगा यूज़र को, ठीक है। माइट भी आपकी फ़र्स्ट रेंडरिंग में 5 सेकंड भी लग सकते हैं, आपकी फ़र्स्ट रेंडरिंग में 10 सेकंड भी लग सकते हैं, ठीक है। और तब तक क्या होगा, यूज़र बेचारे को उसका वेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको कुछ नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तो उस मतलब पूरी एप्लीकेशन लोड होगी। अब मान लो यूज़र की जगह आपके पास एक रोबोट है, ठीक है, रोबोट कौन सा है आपका, गूगल का रोबोट है, ठीक है, गूगल का आपके पास रोबोट है, और वो गूगल का रोबोट जो है ना, उसको इंडेक्स, उसको एसईओ चाहिए, उसको पहले आपके वेबसाइट पे जाके देखना है कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन आपकी वेबसाइट तो लोड ही नहीं हुई, आपकी वेबसाइट तो 5 सेकंड ले रही है लोड होने में, 10 सेकंड ले रही है लोड होने में। तो अब यहाँ तो फेल हो गया ना, ये फेल हो गया ये, है ना, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम रिएक्ट का नहीं है, रिएक्ट ने तो आपका कंपोनेंट बनाया था, रिएक्ट ने तो आपकी स्टेट को मैनेज किया था, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे कि ये कंपोनेंट जो बना है ना, ये कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे नहीं बना है ना। आप रिएक्ट ने पूरा का पूरा क्या किया, उसने पूरा कोड ही भेज दिया है ना क्लाइंट, और फिर वो पूरा का पूरा उसने जब कोड भेजा, वो कोड आपके यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे चल रहा था आपके यूज़र साइड पे कंपोनेंट रेंडर हुआ, ठीक है, पूरा कंपोनेंट यहाँ पे आया, और फिर कंपोनेंट पूरा का पूरा यहाँ पे रेंडर हुआ, ठीक है। तो पूरा का पूरा कंपोनेंट कहाँ पे रेंडर हुआ, इस क्लाइंट को रेंडर करना पड़ा बेचारे को, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये प्रॉब्लम है आपके क्लाइंट से रेंडरिंग पे, इसलिए इसको कोई यूज़ नहीं करता है, बहुत कम यूज़ होता है। ये आपका यूज़ हो सकता है आपके सिर्फ यूज़ हो सकता है फॉर एग्जांपल आपके ब्लॉग्स में, ठीक है, या फिर एक्चुअली नॉट ब्लॉग्स में, जैसे आप ये अभी देख रहे हो ना, ये कौन सी आपकी एप्लीकेशन है, ये आपकी एक ड्राइंग एप्लीकेशन है। इसमें स्टेट कितनी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट हो रही है, इसमें एडवांस स्टेट मैनेजमेंट हो रही है। आप गूगल स्लाइड्स ले लो, या फिर आप गूगल डॉक्स ले लो, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी बहुत ही वेरी हाई, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट होती है, ठीक है, वहाँ पे आपको क्लाइंट साइड रेंडरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सर्वर साइड रेंडरिंग की, ठीक है। सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है, अब मैं इसको सेम दोबारा से इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास क्या था, आपके पास एक यूज़र था, ठीक है, और वो क्या कर रहा था, वो आपकी एप्लीकेशन से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा था, ठीक है, आपका जो रिएक्ट की एप्लीकेशन थी उससे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा था। अब सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होगा ना, ठीक है, सर्वर साइड रेंडरिंग यूज़र ने जैसे ही रिक्वेस्ट किया, ठीक है, अब जो रिएक्ट है ना, ये जो सर्वर है, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट नहीं भेजेगा, कंपोनेंट यहाँ पे है ना, कंपोनेंट जो होगा आपका पूरा का पूरा जो कोड, मैं कह दूँ पूरा का पूरा जो कोड है ना,
ठीक है, वो आपका कभी वैसा नहीं आएगा जैसे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका वो कंपोनेंट जो है ना पूरा का पूरा सर्वर पे, ठीक है। आपका सर्वर, आपका जो भी सर्वर होगा, आपका सर्वर आपका फ्रंट एंड का सर्वर हो सकता है, ठीक है। फ्रंट एंड का सर्वर जो है वो आपका कौन प्रोवाइड करता है, वर्सल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो वर्सल है, ये जो वर्सल है ये वाला है ना, ठीक है। ये जो वर्सल है, ये जो इतनी बड़ी कंपनी है, ये देखो बिल्ड एंड डिप्लॉय द एआई क्लाउड, ये यही आपका पूरा का पूरा फ्रंट एंड का सर्वर देती है इसी चीज़ के लिए। अब क्या होगा, यहाँ पे जो कंपोनेंट है ना इधर ही री रेंडर हो जाएगा, इधर ही रेंडर होगा, ठीक है। रेंडर होने का मतलब है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, प्लेन जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। मतलब जो इसमें जो आपके जो भी आपके होता है, आपका बैबल होता है इंटरनली जो उसको ट्रांसपाइल कर देता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। और सिंपल यूज़र को क्या शो होगा, यूज़र को एक सिंपल कोड शो होगा, ठीक है, सिंपल है ना, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड शो होगा उसको, ठीक है। अब उससे क्या होगा ना, उससे क्या होगा, आपके जो रोबोट है ना, आपका यूज़र को ऐसे कोई वाइट फ्लैश नहीं आएगी, ठीक है, यूज़र को वाइट फ्लैश नहीं आएगी। और जब आपका जो गूगल का जो एसईओ है ना, जो आपका जो रोबोट है, ठीक है, रोबोट जो है, ठीक है, अब वो जब इसको रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो इसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, ठीक है, इसने जब तक रिस्पॉन्ड नहीं किया जब तक वो पूरा का पूरा बन नहीं गया हो, है ना। जब पूरा बन गया उसके बाद इसने रिस्पॉन्ड किया, तो उससे क्या होगा, उससे रोबोट और गूगल उसे देख पाएगा, उसे रीड कर पाएगा, अच्छा एक्चुअली में ये था कोड, है ना, ठीक है। लेकिन क्लाइंट साइड रेंडरिंग पे क्या था, क्लाइंट साइड रेंडरिंग प्रॉब्लम क्या है ना, कि उसमें जैसे उसने रिक्वेस्ट की, रिएक्ट करता है, रिएक्ट स्टेप बाय स्टेप करता है, आपको पता है स्टेप बाय स्टेप करता है। पहले उसमें एक कंपोनेंट होगा, फिर उसके अंदर दूसरा कंपोनेंट होगा, फिर जैसे तीसरा कंपोनेंट होगा, राइट। अब उसमें अगर आपका क्लाइंट साइड रेंडरिंग होता ना, ठीक है, तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग में वो सीधा ही क्या करता, पहला कंपोनेंट सीधा रेंडर कर देता, फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, वो 1 सेकंड में भेज देता, ठीक है। जो क्या होता, जो वाइट होता, या फिर उसमें डाटा ही नहीं होता, ठीक है, डाटा नहीं होता और आधा खाली होता, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आपकी होती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आपकी होती CSR के अंदर। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें पूरा आएगा, इसमें सारा एक साथ आएगा, है ना, ठीक है। अब जो रोबोट है, रोबोट क्या करेगा, अगर रोबोट ये वाला देखेगा उसको क्या मिलेगा, उसको एक ही डाटा, उसको बोलेगा डाटा ही नहीं है ना, कुछ है ही नहीं है, तो वो चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इधर आएगा उसको सारा डाटा एक साथ मिलेगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा भी लगे, है ना, क्योंकि कम लगता है, क्योंकि क्या अब कम लगता है, ठीक है। आपका फर्स्ट रिक्वेस्ट में ज़्यादा लगेगा, फर्स्ट रिक्वेस्ट में आपके 5 सेकंड लगे, ठीक है। जब आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई फर्स्ट सेकंड में 5 सेकंड लगे। अब क्या करेगा, मैंने आपको बताया था, इसमें क्या करता है ना, नेक्स्ट चीज़ कैशिंग कर देता है, कैशिंग, यही स्पेशल चीज़ होती है। 5 सेकंड आपके जो लगेंगे ना, एक बार लगेंगे, ठीक है, अगली बार आपका लगेगा 1 सेकेंड, आपका अगली बार कितना लगेगा ना, अगली बार आपका सिर्फ लग सकता है कुछ 0.5 सेकेंड, ठीक है, उससे भी कम लगेगा, ठीक है, ठीक है, जो कि इससे भी फास्ट होगा, क्योंकि इसमें कोई कैशिंग वैशिंग हो ही नहीं सकती ना, इसमें सीधा ही वहाँ से वो रिटर्न मार रहा है, ठीक है। कैशिंग तो आपकी किस में होगी, कैशिंग आपकी सिर्फ इसी में होगी, सर्वर साइड रेंडरिंग में, ओके। तो ये था आपका सर्वर साइड रेंडरिंग। तो अब ये कहाँ पे यूज़ होता है सर्वर साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग आपका यूज़ होता है आपका फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे सर्वर से ज़्यादा डाटा आ रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बैंक्स हो गए, इसमें पूरा पेज आपका डाटा आपको चाहिए होता है, ठीक है। या फिर और भी इसके आप मान सकते हो एप्लीकेशंस, ठीक है। आपका जो डाटा है वो डायनेमिकली, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सिक्योरिटी, या आपको SEO को अच्छा रखना है, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी पर्पसेस से, ठीक है। बैंक आप एक अच्छी एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, तो और भी इसमें एग्ज़ाम्पल्स हो सकती हैं, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके बाद स्टैटिक साइट जनरेशन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। स्टैटिक साइट जनरेशन में क्या होता है, ठीक है, ये इसमें क्या है ना, जैसे आपके ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स वेबसाइट होते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट वेबसाइट होते हैं, ठीक है, आपकी जो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे
डॉक्यूमेंटेशन जो होती है आपकी, है ना, डॉक्यूमेंटेशन, हाँ, ये वाले जो वेबसाइट्स है ना, ये आपको स्टैटिकली चाहिए होते हैं, इसमें डाटा कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि क्योंकि अगर रेयरली चेंज होता है, ठीक है, और अगर चेंज हो भी रहा है, ठीक है, और अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा ना, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर वो डाटा चेंज हो रहा है ना, तो फिर क्या होगा, वो जो डाटा है ना, वो आप बस क्या करोगे, उस एप्लीकेशन को फिर से डिप्लॉय कर दोगे, ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशन को फिर से डिप्लॉय कर दोगे, वो जो कि रेयरली होता है, ठीक है, जो कि आपका कब होता है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 मंथ्स में एक बार होता होगा, ठीक है, तो फिर वो आपका फिर से क्या होगा, वो आपका एक बार फिर से आपका जो नया जो डाटा है वो आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है, आपकी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो हम इसको तब यूज़ करते हैं जब डाटा रेयरली चेंज होता है, ठीक है, रेयरली चेंज होता है, ठीक है, और अगर चेंज हो रहा है तो डिप्लॉय करने पे वो चेंज होगा, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है स्टैटिक साइट जनरेशन, ठीक है, जब आपकी एप्लीकेशन, जब आपके सर्वर पे, ठीक है, अब यहाँ पे ना आपका यूज़र और रिएक्ट का कोई इसमें रिलेशन नहीं होता है, अब इसका आपका रिलेशन होता है आपका इसका रिलेशन होता है रिएक्ट में, ठीक है, और आपकी बिल्ड टाइम पे, ठीक है, आपकी जो डिप्लॉयमेंट होती है, उस टाइम पे इसका रिलेशन होता है, ठीक है, और उस टाइम पे इसका रिलेशन ऐसा होता है कि जब ये एप्लीकेशन आपने बनाई है, ठीक है, ठीक है, उसमें आप एक फंक्शन लिखोगे, स्टैटिक साइट एसेट जनरेशन फंक्शन लिखोगे, ठीक है, उस फंक्शन में आप जो भी डाटा डालोगे ना, ठीक है, जो भी आप डाटा डालोगे, जो भी डाटा आपने ऐसे डाला होगा, आपने जेसन से डाला होगा, ठीक है, आपने टेक्स्ट में डाला होगा, ठीक है, वो बार बार आपके सर्वर्स, ये जो आपका फ्रंट एंड सर्वर है, ठीक है, इससे फेच नहीं होगा, ठीक है, बार बार इससे फेच नहीं होगा, आपके डिप्लॉयमेंट के टाइम एक ही बार होगा, ओनली वन टाइम क्या होगा, वो डाटा ये क्या करेगा, ये जो डिप्लॉयमेंट, ये जो डिप्लॉयमेंट वाला है, ये इसको कॉल करेगा, ठीक है, फंक्शन कॉल करेगा, और फंक्शन कॉल करने के बाद क्या करेगा, डाटा जनरेट कर देगा, ओके, बस इतना सा इसका काम होता है। तो ये कहाँ यूज़ होता है, ब्लॉग्स डॉक्यूमेंट्स में। इसके बाद आपके पास आता है इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन, ठीक है, अब वही सेम ही है, ठीक है, तो एक तो आपका क्या है, इंक्रीमेंटल साइट, यहाँ पे मैं इसको एक्चुअली ये है स्टैटिक जनरेशन, ठीक है, अब तो देखो इसमें भी स्टैटिक है, इसमें भी स्टैटिक है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, और एक्चुअली में ये साइड नहीं है, ये साइट है ठीक है, हाँ, तो स्टैटिक तो दोनों में है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपकी डिप्लॉयमेंट में वो आपका डाटा जनरेट हो गया है ना, अब डाटा में फॉर एग्जांपल आपका चेंज आ रहा है कुछ आपके इंटरवल में, फॉर एग्जांपल एवरी 15 डेज़, ठीक है, अब आप क्या करोगे, हर एक 15 दिन बाद जाके क्या आप फिर से बार बार एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते रहोगे, नहीं ना करोगे, ठीक है, नहीं ना करोगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम आ गई कि मेरे को क्या करना है, मेरे को चाहिए, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक सेकंड इसको अच्छे से लिख देता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ठीक है, तो हमें अगर मेरे को जो डाटा है वो जो चाहिए हर 15 दिन बाद, वो डाटा अगर अपने आप जनरेट हो, ठीक है, हर 15 दिन बाद, 15 दिन के इंटरवल पे, ठीक है, या और फॉर एग्जांपल एनी इंटरवल, ठीक है, ओके, ओके, एनी इंटरवल, ओके, तो अगर किसी भी इंटरवल करना है तो वहाँ पे आपका आ जाएगा ISR, ठीक है, तो बस यही आपके थे, और ये कुछ नहीं है, जैसे ये आपके फंक्शन है, इसमें भी फंक्शन होता है, ठीक है, इंक्रीमेंटल साइट जनरेशन, और इसमें आपका टाइम होता है आपका कि आपका दोबारा से रेंडर कब होना है, ठीक है, रेंडर टाइम कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इसमें भी आपका ऐसे आपका होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका होगा सर्वर साइड जनरेशन, ठीक है, और ये जो सर्वर साइड जनरेशन फंक्शन है, ये कहाँ पे चलेगा, ये आपका चलेगा फ्रंट एंड के सर्वर पे, ठीक है,
और अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो आपका नॉर्मली क्या होता है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है। तो आपकी जो क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होती है, आपकी डिफ़ॉल्ट होती है, डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग। ओके, बस इतना ही था हमारे नेक्स्ट.js में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ख़त्म हो गया आज, ठीक है। इसके अलावा अब आपको जाना हो, अगर अरे देखो आपकी यही पेजेस फ़ोल्डर होता है, एपीआई फ़ोल्डर होता है और इतना होता है। बाकी आपके तो वही होता है, कंपोनेंट फ़ोल्डर, हुक्स फ़ोल्डर जो आपके रिएक्ट फ़ोल्डर के अंदर होते हैं, एक पब्लिक फ़ोल्डर होता है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। और इसके अलावा बस आपका ये आपका पेज कंपोनेंट है, पेज फंक्शन है, ठीक है, तो नॉर्मल जैसे होता है, ठीक है। और सर्वर कंपोनेंट क्या होते हैं, ये तो वो सेम ही सारा कुछ, इसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है ना। एडवांस जब आपको अब ये आपका बेसिक चीज़ें होती हैं, बस यहाँ से आपका स्टार्ट होता है नेक्स्ट चीज़ और यहाँ पे ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो एक्चुअल में जब आप इसको यूज़ करते हो, है ना, प्रोडक्शन में, वहाँ पे आपको आपको बस इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एसईओ का। उसमें कुछ उन्होंने फ़ीचर्स दिए होते हैं, आप इमेजेस आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, टेक्स्ट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो ताकि फास्ट हो। ये देखो, इंस्टेंट पेज लोड विद आईएसआर, इंक्रीमेंट स्टैटिक जनरेशन से इंस्टेंट लोड हो जाता है। क्योंकि स्टैटिक क्यों करते हैं, स्टैटिक का एक फ़ायदा ये भी है कि जो आपका एप्लीकेशन स्टैटिक हो जाता है ना, तो आपके जो तो अगर वो स्टैटिक हो जाता है तो आपके जो रोबोट्स होते हैं ना, उनको बहुत आसानी होती है, ठीक है, आसानी होती है, ठीक है, आपके डाटा को फेच करने में, ठीक है, ईजी, ठीक है, ईजी होता है, ठीक है। तो बस यही था। और एसईओ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसमें कुछ फ़ीचर्स होते हैं, ठीक है, जिससे आप एसईओ को इम्प्रूव कर सकते हो। आप ऑलरेडी इन्होंने बना के रखा हुआ है, आपको लाइक स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। तो थैंक यू, बस इतना ही था।